चलिए दोस्तों, हम लोग इस टेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके 100 प्रश्नों तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग उसी के आगे इसे देखेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 दिया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यह वाराणसी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए कथन और कारण से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। त्रिपक्षी संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिपक्षी संघर्ष यह प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, न कि चालुक्यों और सातवाहनों के मध्य। ठीक है, कथन गलत हो जाएगा। वहीं कारण दिया है, कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो कारण बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षी संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य कन्नौज पर नियंत्रण के लिए यह संघर्ष चल रहा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ध्यान, यहाँ पे कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। त्रिपक्षी युद्ध, यहाँ पे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों लोगों के मध्य त्रिपक्षी युद्ध हुआ था, त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिशन कुशल कर्मी की बात किया जाए तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा, मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं ये योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये भी कथन गलत है। मिशन कुशल कर्मी का उद्देश्य निर्माण कार्यों में वो काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है, न कि कोविड-19 के दौरान माता पिता के खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष को हम लोग मैच कराते हैं। जॉर्ज यूले की बात किया जाए, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो 1888 में किए थे। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वहीं रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने लखनऊ में 1899 में अध्यक्षता की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में 1905 में अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू की बात किया जाए तो इन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वहीं पे प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो यह एनी बेसेंट हो जाएंगी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला हो जाएंगी, और भारतीय महिला की बात किया जाए, प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन डी सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था जिन्होंने 1887 में मद्रास में अध्यक्षता की थी? आप लोग इस कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कथन कारण संबंधित प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं। परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था। तो यह कथन सही है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने के रूप में जाना जाता था। ये पहला, इसका कथन सही है। वहीं कारण दिया है, मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उससे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। ये भी कारण भी सही है। तो इसमें देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, पर इसका कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कू के साथ किए हैं। कू क्या है?
तो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो अपने यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार प्रसार का मंच प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज कुमार हैं। खादी और ग्रामोद्योग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। ठीक है, इसके पहले इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना थे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। बिल्कुल सही है। धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे धौलावीरा नहीं मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होता था। तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुगल काल में मनसबदार का वेतन उसके जाति पर आधारित होता था। जिस जात की संख्या अधिक होती थी उसका वेतन अधिक होता था, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। तो अकबरनामा 5 भागों में नहीं 3 भागों में लिखा गया है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के नाम द्वारा लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो एक और न ही 2 कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन थे? तो मिलिंद पन्हों के लेखक नागसेन थे। अगला देखते हैं, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन उत्पल वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी अवंतीपुर था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 66 लाख होगा, यहाँ 95 लाख नहीं होगा, 66 होगा। 66 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्षों के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। तो 10 लाख नहीं, यहाँ पे 5,50,868 नए आजीविका क्लस्टर बनने की योजना की गई है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। वहीं चौथा कथन दिया है, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष में समूहों में बांट दिया गया है। तो चौथा भी कथन सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन 1 और 4 सही है। अगला है, आइए इसे मैच कराते हैं। दिवस दिया गया है, इसमें इसके तिथि को मैच कराना है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस होता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसान आंदोलन की बात किया जाए तो एक आंदोलन के 1921 में, इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मदारी पासी ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कब किया गया था? तो 1936 में किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वहीं उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। और अवध किसान सभा यह 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। तो इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले 1918 आएगा, तीसरा होगा उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में, फिर उसके बाद अवध किसान सभा 1920 में, फिर उसके बाद आता है
एका आंदोलन मदारी पासी के द्वारा 1921 में चलाया गया था। फिर अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। ठीक है, इसको मैच करा लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने औद्योगिकरण के तो विरोधी थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का समर्थन किया था, न कि औद्योगिकरण, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों कथन इसका गलत है। नेहरू समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, और महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का समर्थन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए इसे हम लोग देखते हैं। बौद्ध समितियां की बात किया जाए तो बौद्ध समिति पहली समिति राजगृह में कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में। वैशाली दूसरी बौद्ध समिति हुई थी 383 में, और चौथी बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और माफ़ करिएगा तीसरी बौद्ध समिति 285 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध समिति 98 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले राजगृह में हुआ था बौद्ध संगीत, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर उसके बाद कश्मीर में। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष साब कमीर बने थे। ठीक है, वहीं तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। इसके किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी 98 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट को आप सभी यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, तो यह दोनों कथन सही है। हम्पी से संदर्भित दोनों कथन सही दिया गया है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं इसमें हम लोग। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुआ है। जीन का अर्थ होता है विजेता होता है। ठीक है, आत्मा नहीं विजेता होगा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, यह कथन सही है। त्रिशला कौन थी? तो ये त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी और महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पूछ रहा है इसमें जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो कौन था? चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट
2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में सही कथन बताना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी हैं, तो बिल्कुल सही है। इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं होने के कारण इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषणा की। देखिए, अवध में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो यह शहादत खां ने की थी। शहादत खां 1722 में मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि की बात किया जाए तो इलाहाबाद की संधि अगस्त में 1765 में हुआ था। अगस्त के महीने में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और वहीं श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में, मंगलौर की संधि 1784 में, अमृतसर की संधि 1834 में हुई थी। माफ़ करिएगा 38 में, 1838 में अमृतसर की संधि हुई थी। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, मंगलौर की संधि 1784 में और अमृतसर की संधि 1838 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यह पंचायती राज विभाग ने जारी किया है। नारी को नमन योजना शुरू की गई थी। तो यह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नारी की नमन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी महिलाओं को बसों के किराए में 50% छूट देने की योजना है। कितना। तो 50% छूट दिया जाएगा बसों के किराए में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। महाशिला कंटक कैसा हथियार था। तो गुलेल के समान था। वहीं रथ मूसल ये दो रथों के बीच में एक मूसल के समान हथियार होता था, जिसमें सामूहिक हत्या का प्रयास किया जाता था, इसलिए रथ मूसल का प्रयोग किया जाता था। तो इन सभी नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कौन किया था। तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था। तो हर्यक वंश का शासक था। महान शक्तिशाली शासक था हर्यक वंश का अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें बाएं नहीं होगा, दाएं हाथ का होगा, ठीक है। दाएं हाथ को तलहटी, जिसे तलहटी कहा जाता है, तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से है। तो ये सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 131 देखते हैं, जो कथन और कारण से संबंधित है। आइए इसे देखते हैं। मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। तो बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन का सबसे उल्लेखनीय पहलू इस प्रांतीय प्रशासन ही था। और ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तौशली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो कथन और कारण इसमें दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंदावर के युद्ध में
ध्यान दीजिएगा, चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। यह 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था और यही युद्ध गढ़वाल वंशों का अंतिम युद्ध कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला था। ये दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए ध्रुव सेन सिंह को चुना गया है। ध्रुव सेन सिंह कौन है? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के भू वैज्ञानिक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? तो यह चैन कुरुंजी है। चैन कुरुंजी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन नेशनल आर्मी की बात किया जाए तो यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसमें दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो इसमें प्रज्ञान, पहचान और पहुंच है, जबकि प्रतिष्ठान नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा। यह स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। ये खबरों में क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कृषि और कल्याण मंत्रालय ने इसकी 100वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो आप सभी इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। और किसके द्वारा इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चौथी वर्षगांठ? तो 100वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चिश्ती परंपरा की बात किया जाए तो सूफी संतों की तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है। चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान प्रदान करते थे। ये दोनों कथन सही हैं चिश्ती संप्रदाय से संबंधित, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रतिवेदक और पुलिसनी का उल्लेख है, जो राजा को जनता की राय से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है। तो कौन कौन राजा के जनता से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार होते थे? एक प्रतिवेदक और पुलिसनी, ये दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार होते थे। और कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इसका दोनों कथन सही है। इसका भी राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकबर के, आइए देखते हैं इसमें, अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर द्वारा चित्तौड़ का किला 1568 में जीता गया था, 1568 में, और कंधार का किला 1595 में, उसके बाद मालवा किला 1560 से 62 के मध्य, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसका क्रम देखेंगे तो इसका क्रम 3-1-4-2 के हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह IIT हैदराबाद में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है।
निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन लॉन्च किया है? तो यह WRI भारत और NIUAC ने लॉन्च किया है। NIUAC क्या है? तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। C क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज। और वर्ल्ड रिसोर्सेज WRI अर्थात वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर इन दोनों के सहयोग से शहरी प्राकृतिक आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया गया है। इसका राइट ऑप्शन C सही हो जाएगा। कथन 2 और 3 सही है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो चित्तू पांडे ने की थी। चित्तू पांडे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे की थी पहली समानांतर सरकार? तो बलिया में की थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो यह 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार चित्तू पांडे ने बलिया में स्थापित किया था। आइए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हैं। यहाँ गवर्नर जनरल और उससे संबंधित कुछ नीतियाँ हैं, आइए इसे मैच कराते हैं। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, वो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित, और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत नीति, लॉर्ड लिटन प्राउड रिजर्व की नीति। इसका राइट ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग की बात किया जाए तो इसमें उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, तो बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग में उड़ीसा सामान्य श्रेणी में प्रथम स्थान पे है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है। वहीं सबसे निचले स्थान की बात किया जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी सबसे निचले स्थान पर आते हैं। तो ये दोनों कथन इसका सही है, इसका राइट ऑप्शन B सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य रैंकिंग यह पहली बार जुलाई 2022 में जारी किया गया है। अभी जुलाई 2022 में इसका रैंकिंग जारी किया गया, जो पहली बार जारी किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्य रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे निचले स्थान पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? हाइड स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किनके मध्य लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था, जो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था यह युद्ध। आइए अगला देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ अकबरकालीन भूमि से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। आइए देखते हैं, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था, तो ये कथन सही हो जाएगा। वहीं परवती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, तो ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? परवती भूमि कहते थे, ये भी कथन सही है। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए पड़ती छोड़ी जाती थी, तो जिस भूमि पर 3 से 4 वर्षों के लिए फसल नहीं उगाया जाता था उस भूमि को चाचर कहा जाता था, ये भी प्रश्न है, ये भी कथन सही है। वहीं जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी तो उसे बंजर कहा जाता था, ठीक है। इसका चारों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन D सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। आप सभी को यह सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और यदि आप सभी को यह सीरीज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।